हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है फैक्ट्स अबाउट अंटार्कटिका। उससे पहले हमें कोई मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑन द टॉपिक ऑफ फैक्ट्स अबाउट अंटार्कटिका, और यू कैन से द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू गिवन पार्ट्स। अब हम जो पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो उन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और आप कह सकते हो कि वो उन पार्ट्स पर हमारी वीडियो डिवाइडेड है। फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ ह्यूमन बीइंग गोज इन अंटार्कटिका कैन ही शी सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट, सपोज ह्यूमन बीइंग सर्वाइव्स, व्हाट प्रिकॉशन ही हैड टू फॉलो टू सर्वाइव। अभी मैं इनकी हिंदी बताऊंगा, पहले सारे पॉइंट हम सुन लेते हैं। थर्ड पॉइंट, अदरवाइज हाउ द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट डाइंग, ऑल द बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट, कल्चर ऑफ अंटार्कटिका रीजियन। Fifth, how animal survives in very cold region. Sixth, human culture in Antarctica region. Seventh, houses of human beings and their lifestyle. The lifestyle in Antarctica. Seventh, what is the location and other information of Antarctica, or you can say very briefly as, मतलब हमें इनके अंदर दो पॉइंट्स और है। इन विच डायरेक्शन अंटार्कटिका लाइज, व्हाट इज द टेम्परेचर लोवेस्ट ऑब्लिक हाईएस्ट। तो हम चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इफ अ ह्यूमन बीइंग गोज इन अंटार्कटिका कैन ही सर्वाइव्स और नॉट। तो इसका आंसर है, अंटार्कटिका इज़ द ओनली कंटिनेंट विद नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन। इसका मतलब है अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है वो ऐसा है कि उसमें कोई भी परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब ह्यूमन रह नहीं सकते कोई भी परमानेंट। There are, however, permanent human settlements where scientists and support staff live for part of year on rotating basis। मतलब वहाँ पे जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उनका जो स्टाफ होता है वो ही रहता है कि, और वो बहुत सिक्योरिटी में रहते हैं ताकि उनकी डेथ ना हो, उनको बीमार ना पड़े, इसलिए वो बहुत सेफ्टी के साथ रहते हैं। द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका मेक्स अप द मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिक रीजियन। जो अंटार्कटिका है वो बहुत ठंडा रीजियन है। हमारा सेकंड पॉइंट है, सपोज ह्यूमन बीइंग सर्वाइव्स, व्हाट प्रिकॉशन ही हैड टू फॉलो टू सर्वाइव। तो हमारा सेकंड टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है, प्रिपेयर फॉर कोल्ड। मतलब हमें ठंडी कभी भी हो सकती है, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो इसका आंसर है, इवन ड्यूरिंग द समर मंथ्स द टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो -50 डिग्री विदाउट विंड चिल। मतलब इसका मतलब है कि जब समर के भी मंथ होते हैं, जब गर्मियाँ भी होती हैं, तब भी उसका टेम्परेचर है वो ड्रॉप -50, मतलब -50 में ठंड होती है, तो तब भी -50 ठंड रहती है विदाउट अ विंड चिल, मतलब वाइंड के अलावा। स्टे कवर्ड इन एक्सट्रीम कोल्ड down to the tip of your nose. Wind can flash freeze your skin intensely। मतलब आपका जो ये नोज़ के नीचे का टिप होता है, इसको हमें बचाना चाहिए फ्लैश फ्रीज, क्योंकि ये जो वाइन चलती है ठंडी, ये आपकी स्किन को जल्दी फ्रीज कर सकती है। Stay hydrated. The air in the Antarctica is so dry that your body loses water but by breathing you need at least 6 to 8 liters a day to stay hydrated। मतलब द अंटार्कटिका में एयर है वो बहुत ड्राई होती है, तो आपका जो बॉडी में से वाटर लूज होता है वो ब्रीथिंग से ही हो जाता है, इसलिए आपको 6 to 8 लीटर्स पानी पीना चाहिए एक दिन में हाइड्रेटेड रहने के लिए। Eat fatty foods. Your body needs calories to stay warm. Some people go through 8 chocolate bars a day. Fatty foods होते हैं जिनमें फैट्स होता है। फैट्स मतलब एनर्जी। हमारी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है गर्म रहने के लिए, इसलिए कुछ पीपल तो 8 चॉकलेट बार्स खाते हैं एक दिन में। Always carry a survival bag containing a tent, water, food and stove. If your helicopter crashes, it could take days for a rescue party to reach you. अगर आपका जैसे अंटार्कटिका से वापस जा रहे हो रिसर्च करके और आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया या बाई चांस आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो आपको एक सर्वाइवल बैग आपके पास होना चाहिए जिसमें एक टेंट, वाटर, फूड एंड स्टोव होना चाहिए।
Do whatever it takes to stay warm, such as jumping jacks, sit-ups and swinging your arms around to get blood flowing to your hands. सो गाइज, अंटार्कटिका में क्या होता है, बहुत ठंड होती है जिससे कि हमारी बॉडी अकड़ने लगती है. अकड़ने से क्या होता है, हमारे बॉडी का खून जमने लगता है जिससे कि हमें दर्द भी होता है और हम धीरे धीरे जमने लगते हैं. तो हमें वो काम करने चाहिए जो हमें वार्म रख सके. जैसे कि हमें जंपिंग जैक करने चाहिए, मतलब हमें जंप करना चाहिए, सिटअप्स करने चाहिए, जैसे कि बैठना फिर उठना. स्विंगिंग योर आर्म्स, जैसे स्विंगिंग मतलब हमें अपने आर्म्स को घुमाना चाहिए ताकि हमारा ब्लड फ्लो रह सके. Watch out everyone else. You will notice a white patch of frozen skin on someone's face before they do. तो इसका मतलब है कि अगर कोई ये एक्सरसाइज नहीं करता है खुद को वार्म रखने के लिए, उसकी स्किन पर आपने पैच देखे होंगे वाइट वो पैच होते हैं कि जब हमारा खून जम जाता है, ये तब का होता है. And beware the umbels, that is Antarctica talked for when a person started mumbling and or stumbling, which are signs that someone is getting hypothermia. इसका मतलब है अगर कोई मम्बल्स करता है या स्टम्बल होने लगता है, ये साइन होता है हाइपोथर्मिया का. हाइपोथर्मिया एक बीमारी होती है जिससे हमारा खून जमने लगता है और हमारा पूरा शरीर अकड़ने लगता है, और फिर हम जो भी जिसको भी हाइपोथर्मिया होता है उसको ऐसे कर करके उसकी डेथ हो जाती है. इसी वीडियो को आगे मैं बताऊंगा साइंटिफिक प्रोसेस की कैसे होता है ब्लड फ्रीज. In such cases, you need to get the person warm and get fluids into them. Danger on the sea ice. The winter in the Antarctica is so cold that it freezes the surface of the ocean. The resulting sea ice is an important place for researchers to work, but it also extremely dangerous because of the danger of falling through a crack or being on a piece of ice that breaks off and floats away. इसका मतलब है अंटार्कटिका में जैसे विंटर के समय पानी जो होता है वो फ्रीज हो जाता है ओशियन का, तो पूरा ओशियन जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, और वो रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर कोई वहाँ पे रिसर्च करने जाता है तो ये डर रहता है कि अगर वो क्रैक हो गया तो उसमें गिरने की संभावना रहती है. Use your ice auger or drill to determine ice thickness. मतलब अगर आपके पास एक आइस ऑगर होना चाहिए, एक ड्रिल मशीन होनी चाहिए टू डिटरमाइन आइस थिकनेस. आइस कितनी थिक है उसको डिटरमाइन करने के लिए. इफ़ इट्स लेस देन 60 सेंटीमीटर्स थिक इट इजंट सेफ फॉर टू वर्क ऑन. अगर वो 60 सेंटीमीटर से लेस देन थिक है तो वो सेफ नहीं है वर्क करने के लिए. Looks for signs of seals such as tracks or faces. Seals mean that there could be cracks that are covered by snow. Poke your axe into the snow to test for cracks. Watch the weather. Antarctica can have sustained winds over 100 miles per hour, strong enough to blow away a small vehicle. हमें वेदर को देखता रहना चाहिए क्योंकि अंटार्कटिका में ये वाइंड्स जो चलती है वो ओवर 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती हैं कि वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि एक स्मॉल व्हीकल को उड़ाने के लिए काफ़ी हैं. प्लस Snow can blow so hard that it is impossible to see your hand in front of your face. The weather also changes fast and a clear sunny day can become dangerous in minutes. वेदर अंटार्कटिका में वेदर का कोई विश्वास नहीं है कि वो कभी एक सनी डे से कितना खतरनाक बन जाए इन मिनट्स. वॉच द वेदर एट ऑल टाइम. हमें वेदर को पूरे टाइम देखते रहना चाहिए. इफ़ अ स्टॉर्म इज ब्लोइंग इन बिल्ड और गेट टू अ शेल्टर. अंटार्कटिका में कई बार वेदर बदल जाता है. अगर स्टॉर्म आ जाता है तो आप इग्लू में या किसी शेल्टर में बिल्ड करना चाहिए ताकि सेफ रह सकें. प्रिपेयर योर कैम्प फॉर हैवी वाइंड्स. आपको अपने कैंप को प्रिपेयर करना चाहिए हैवी वाइंड्स के लिए. कभी हैवी वाइंड चले और आपका कैंप ही उड़ जाए. That means rigging tents with giant stakes or orienting them so that they won't blow away. हमें उनको बहुत बाहरी चीज़ों से संभालना चाहिए ताकि वो उड़ ना जाएं किसी भी हैवी वाइंड में.
डिग एन इमरजेंसी स्नो केव, हमें इमरजेंसी स्नो केव डिग ऑलरेडी कर लेनी चाहिए. नेवर गो एनीवेयर विदाउट योर शवल. इफ़ योर कैंप इज डिस्ट्रॉयड इट कुड सेव योर लाइफ. ट्रेन फॉर वाइट आउट कंडीशंस विद योर टीम with exercise like putting a bucket over your head and practicing navigating by trying to move from tent to tent. अब हम अपने फोर्थ टॉपिक पे बढ़ने से पहले थर्ड टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम कुछ अपनी अंटार्कटिका की पिक्चर्स देखते हैं. तो ये है अंटार्कटिका की पिक्चर विद पेंगुइन्स. और सेकंड है ये अंटार्कटिका में जो ओशियन में आइस जम जाती है तो वो कैसा हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे. हाउ द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट डाइंग ऑल बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रोसेस. कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो शरीर होता है वो जब मरने लगता है तो उसका पूरे बॉडी वर्किंग कैसे स्टॉप कर देती है. गाइस फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा. अगर आपको समझ आए तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं. मैं इसको अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगा इन फोटोज़ को. यहाँ आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं. ये पहला टॉपिक है ह्यूमन हीट बैलेंस इन द कोल्ड. उसके अंदर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, वैसोमोटोर रिस्पॉन्सेज. उसके अंदर कई फिगर्स है, फिगर 7.1, 7.2, 7.3. तो अब हम उन फिगर्स को दिखाते हैं. जैसे फिगर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे जो कि है कल्चर ऑफ अंटार्कटिका. विद अंटार्कटिका लैकिंग एनी permanent residents, there is no unique culture here, but visitor can learn more about the heroic age of Antarctica exploration by visiting the former whaling station at the South Georgia. मतलब अंटार्कटिका में लैक है, कोई परमानेंट रेजिडेंट मतलब कोई परमानेंटली नहीं रह पाता, उसके अंदर कोई यूनिक कल्चर नहीं है. बट जो विजिटर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं हीरोइक एज ऑफ अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन के बारे में वाई विजिटिंग द फॉर्मर व्हेलिंग स्टेशन एट द साउथ जियोरिया. अब हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐड करा है कल्चर ऑफ अंटार्कटिका के अंदर जो कि है मेन थिंग. व्हाट आर द 7 कंट्रीज इन अंटार्कटिका. 7 कंट्रीज जो अंटार्कटिका में हैं, 7 कंट्रीज हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम. Maintain territorial claims in Antarctica, but the United States and most other countries do not recognize those claims. While the United States maintains a basis to claim a territory in Antarctica, it has not made a claim. अब हम अपने फिफ्थ टॉपिक में पढ़ने से पहले हम कुछ इमेज देख लेते हैं जो कि अंटार्कटिका के मैप के बारे में हैं. ये हमारी फर्स्ट इमेज है. अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पर जो कि है हाउ एनिमल सर्वाइव्स इन अंटार्कटिका. मैनी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अंटार्कटिका हैव आउटर लेयर्स ऑफ डेंस फर और वाटर रेपेलेंट फेदर्स. मतलब कि जो अंटार्कटिका में एनिमल्स रहते हैं उनके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो डेंस होती है फर और वाटर को रिपेलेंट करने के लिए फेदर्स. Under this fur और feather layer is a thick layer of insulting fat. जो उसके अंदर फर और फेदर होते हैं वो लेयर जो होती है वो थिक लेयर होती है इंसल्टिंग फैट के लिए. Many marine animals having large eyes to help them spot prey and predators in the dark waters. जो मैरीन एनिमल्स होते हैं उन पर लार्ज आइज होती हैं तो स्पॉट करने के लिए प्रे एंड प्रेडेटर्स को इन द डार्क वाटर. अब जो एनिमल अंटार्कटिका में रहते हैं ये उनके नाम हैं. वॉलरस जो सबसे ज़्यादा रहते हैं, वॉलरस. द अंडरसाइड ऑफ वॉलरस फ्लिपर आर बम्पी विच हेल्प देम go grip on to the ice. Penguins have waterproof feathers and a thick layer of fat to keep them warm and dry. Killer whales have a thick fat layer to keep them warm. अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ टॉपिक पर जो कि है ह्यूमन कल्चर इन अंटार्कटिका रीजन. उसमें मैंने एक पिक्चर ऐड करी है जिसका मतलब है
native and native Antarcticans. Humans are thought to have evolved in East Africa very recently in geological terms, no more than 5 million years at most. We left the ancestral homeland and moved across all the continents of the world. Antarctica was already too isolated by distance, climate, and storminess of its seas for primitive people to discover. It was not until 1820 when human technology and navigation was sophisticated enough to allow anyone to sail far enough south to even see Antarctica for the first time. There are a number of poorly substantiated claims of setting foot upon the Antarctic mainland from 1820 through 1899 is the first date accepted by some historians as indisputable. When the first people did set foot on Antarctica, there was not anyone already there. Antarctica is therefore one of the few places in the world that can truly be described as having been discovered, rather than three being people already living there who had known about it for hundreds or thousands of years before its discovery. ये है अंटार्कटिका का एक शहर जो बसा हुआ है एमसी मुर्डो बेस पे. द क्लोजेस्ट अंटार्कटिका गेट्स टू हैविंग अ टाउन. इसके बारे में पढ़ते हैं. द ओनली सेटलमेंट्स विद लॉन्गर टर्म्स रेजिडेंट who stay for some months or a year, may be to our scientific basis. These vary in size but typically have 50 people there in the summer and 15 to 20 in the winter. Antarctica is never really talked about as having spring or autumn/fall. Summer lasts from October-November to March-April. The rest of the year is considered to be winter. There are around 66 scientific bases in Antarctica, of which about 37 are occupied year-round. The remainder are open during the summer and closed down for winter. There are about 4,000 pupils through the summer months and about 1,000 over winter each year. Most residents of scientific stations do a summer only. This is anywhere from 3 to 6 months, with a smaller number staying over the Antarctic winter when any chance or transport in or out it virtually impossible. A typically tour is one summer or one winter and the 2 summers either side, around 15 months in total. This time is continuous with no visits home or elsewhere in the meantime. It used to be quite common for some to stay for 2 winters and 3 summers. Though this is rare now, some people have had an enforced winter with. This is when ice conditions mean the ship that should have come to get them could not get through and had to go to home without them until the following year. The result is a wait of another 6 months or more until a ship can get through again. This can mean 3 summers and 3 winters in a row, or at least an extra Antarctic winter season that was not anticipated. Such events, however, were thankfully rare and did little for the mental state of the people involved, making fitting back into the world back home again are problematic. The US base at MC Murdo has up to 1,000 personnel at the peak time. This is the nearest it's to a town. With such a rapid turnover of people, Antarctica bases are more like oil rigs or military bases than towns. More on MC Murdo.
गाइस जो मैंने अपनी अभी जो मैंने इंग्लिश में बोला वो मैंने इसलिए बोला ताकि अगर मैं उसका हिंदी बताता तो वो बहुत टाइम लग जाता। आप प्लीज़ समझ लेना मेरी इंग्लिश को। जो हम टूरिस्ट के हिसाब से बताते हैं, मोर ऑन MC मुर्डो द फिगर फॉर द 2018-19 सीजन सो दैट देयर वर 55,489 visitors, the highest number ever. There was a previous peak of 47,225 in 2007 to 8, which fell to 26,509 in 2011 to 12. The drop was due to the fact that larger ships are no longer allowed to visit Antarctica due to fuel spillage dangers. As a tourist destination, Antarctica is becoming more popular than ever. In terms of number, tourists greatly outnumber national program personnel through the personnel on scientific basis clock up more man days, while tourists may only spend a relatively small time ashore on landings, for most part staying on their cruise ships. It is by its nature relatively high impact time at the most picturesque and easily accessible areas. Compare this to a scientist or support worker who spend most of their time working on a permanent or a semi-permanent base. अब हम एक कई पिक्चर दिखाने वाले हैं जो हमारे 7th टॉपिक पर ले जाती हैं, जो कि है हाउसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर लाइफ स्टाइल्स। तो फर्स्ट पिक्चर है ये एंड सेकंड पिक्चर है ये वाली। अब हम अपने 7th टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग लाइफ स्टाइल इन अंटार्कटिका। द पीपल हु ट्रैवल टू और लिव इन अंटार्कटिका फॉल इनटू 2 मेन ग्रुप्स, दो हु लिव and work on scientific research station or bases, and tourists. No one lives in Antarctica independently in the way that they do not in the rest of the world. It has no commercial industries, no towns or cities, no permanent residents. मतलब जो पीपल ट्रैवल करते हैं अंटार्कटिका में और रहने जाते हैं वो 2 मेन ग्रुप्स में बट जाते हैं, जो कि वहाँ पे रहते हैं और वर्क करते हैं साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन और बेसिस एंड और दूसरे टूरिस्ट। नो वन लिव इंडिपेंडेंटली इन द वे दैट दे डू इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी अंटार्कटिका में परमानेंट रहने नहीं जाता। वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज नहीं है, नो टाउन्स और सिटीज़, नो परमानेंट रेजिडेंट्स। मतलब वहाँ पे हमारे जैसा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये है उसकी एक पिक्चर टूरिस्ट की। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है 8th टॉपिक। व्हाट इज जो कि हमने बताया था कि इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑब्लिक एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ एंटार्क्टिका, और यू कैन से वेरी ब्रीफली एज फर्स्ट पॉइंट इन विच डायरेक्शन अंटार्क्टिका लाइज। इसका आंसर है it is the precise point of the southern interaction of Earth axis and Earth's surface. From the South Pole all directions are north. Its latitude is 90 degrees south and all lines of longitude meet there, as well as the North Pole. The South Pole is located on Antarctica on the Earth's 7 continents. Second point है इसका, what is the temperature lowest and highest in Antarctica? The lowest, इसका आंसर है the lowest temperature ever recorded at the South Pole was -82.8 degrees Celsius on the 23 June 1982. It is warmer on the coast. The warmest temperature ever recorded in Antarctica was 15 degrees Celsius on 5 June 1974 at Vandana Station. So guys, thank you guys for watching our video. Please like, subscribe and comment for next video कि हम next video क्या बनाए हैं। आप लाइक करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करना है ताकि उन्हें पता चल सके एंटार्क्टिका के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर सब्सक्राइब लाइक एंड मेरी वीडियो को मोनेटाइज करिए, बढ़ाए, मतलब ज़्यादा व्यूज़ लाइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जो भी देख रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।